नमस्कार साथियों और एक महत्वपूर्ण क्लास में आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होंगी, क्योंकि आपको पता है साथियों कि हमारे पास में समय बहुत कम बचा है और एग्ज़ाम 2 से 3 मंथ बाद होने वाला है। तो इसके लिए आपको पूरे सब्जेक्टों को कवर करना है, साथ ही साथ हर एक टॉपिक को क्लियर करना है और पूरा जो सिलेबस है उसको रिविज़न भी करना होता है और साथ ही साथ आपका खुद का परीक्षण भी करना होता है टेस्ट के माध्यम से। सो इन सबको करने के लिए आपके पास में समय बहुत कम है, इसीलिए आपको सही ईमानदारी के साथ में निरंतर प्रयास करते रहना है और सही समय के साथ में हर एक टॉपिक को क्लियर करना होगा साथियों, तभी आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाओगे। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा सा टफ है, पर अगर आप मेहनत करते हो सही ईमानदारी से, सो यहाँ से आप एक सीट ज़रूर हासिल कर पाओगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं जो साइंस लेके आया हूँ साथियों, यहाँ पे अगर आप एमपी पटवारी का तैयारी कर रहे हैं या फिर एमपी फॉरेस्ट का तैयारी कर रहे हैं या फिर संविदा शिक्षक वर्ग 2 का अगर तैयारी कर रहे हैं, सो इसके लिए आपको तीनों वैकेंसियों के लिए यहाँ जो साइंस का जो क्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। क्योंकि आपको पता है संविदा वर्ग 2 में आपसे पूछा जा रहा है 120 नंबर का साइंस आ रहा है ना, जिसमें कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और विज्ञान से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। सो इन सब का जो पूरा जो कंटेंट है वो मैं आप लोगों को इसमें देने वाला हूँ। सो अगर आप इन तीनों वैकेंसियों का अगर तैयारी कर रहे हैं सो इस चैनल में आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं साथियों। और यहाँ पे मैं पूरा फ्री मटेरियल आप लोगों को देने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें साथ ही साथ मैं पूरा जो नोट्स है वो नोट्स पीडीएफ के रूप में आप लोगों को दूंगा। सो वहाँ से भी आप बहुत ही अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पे क्लासेस भी मिल रहे हैं। सो आप एक बार क्लास देखिए, उसके बाद में जो पीडीएफ है उसको अच्छे से स्टडी कीजिए, उसके बाद में टेस्ट लगाइए साथियों। सो आपको बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। सो अब मैं लेके चलता हूँ साथियों गति एवं बल, ठीक है। तो गति एवं बल को हम यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। सो हम यहाँ पे कवर करते हैं बल एवं गति। बल एवं गति को समझने से पहले हम यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साथियों विराम यानी कि रेस्ट, ठीक है। सो क्या होता है साथियों विराम अवस्था? यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वस्तु विस्थापन में, यानी कि वस्तु का क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। तो वह क्या कहलाती है? वस्तु का विस्थापन कहलाती है। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो मेज पर रखी एक किताब है ना, मेज पर रखी एक किताब कैसी विराम अवस्था में है, क्योंकि मेज के सापेक्ष में किताब की स्थिति में क्या हो रहा है? यहाँ पे समय के साथ में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसको मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ साथियों कि यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो वस्तु का क्या कहा जाता है? वस्तु का विस्थापन कहा जाता है, ठीक है। और ये आपको याद रखना है। उदाहरण के लिए जैसे मेज पर रखी एक किताब जो है विराम अवस्था में है, क्योंकि मेज के सापेक्ष किताब की स्थिति में क्या हो रहा है? यहाँ पे समय के साथ में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ठीक है। इसी में हम देखते हैं अब साथियों गति क्या होता है, ठीक है। सो यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ में परिवर्तन होता रहता है ना, क्या हो रहा है कि यदि किसी वस्तु के साथ में वस्तु की स्थिति में समय के साथ में परिवर्तन हो रहा है तो वस्तु की गति अवस्था कहलाती है। तो वस्तु क्या कहलाएगी? वस्तु गति अवस्था में कहलाती है, ठीक है। उदाहरण के लिए जल में तैरती हुई मछली और सड़क पे दौड़ता हुआ कार या फिर पटरी पर दौड़ती हुई रेल या फिर वायु में उड़ते हुए पक्षी, ये कैसे है? गतिज अवस्था में होते हैं, ठीक है। सो अब आप समझ गए होंगे कि गति का परिभाषा क्या होता है। सो किसी भी वस्तु की स्थिति में समय के साथ में परिवर्तन अगर हो रहा है तो वह गतिज अवस्था में कहलाती है ना। ये अब उदाहरण देख लीजिएगा। उसके बाद में विराम अवस्था क्या होती है साथियों? विराम अवस्था जैसे कि आपने पहले देखा विराम अवस्था और गति अवस्था में क्या फ़र्क है? यानी कि विराम तथा गति एक दूसरे के क्या होते हैं? एक दूसरे से संबंधित होते हैं। यदि कोई वस्तु एक ही समय में एक स्थान के सापेक्ष में विराम में है, जबकि उदाहरण के तौर पे तो यानी कि दो कार, जैसे उदाहरण के तौर पे अगर देखिए तो दो कार जो है एक ही दिशा में समान वेग से अगर चल रही है, ठीक है, तब ये एक दूसरे के कैसे होते हैं? सापेक्ष, यानी कि विराम अवस्था में, यानी कि एक दूसरे के सापेक्ष विराम में होंगे। परंतु पेड़ पौधे तथा सड़क पर चलते व्यक्ति के सापेक्ष कार कैसी होगी? गति में होंगी। कार कैसी होगी? गति में होगी, ठीक है।
सो इसको मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ, विराम तथा गति से एक दूसरे से संबंधित होते हैं, क्योंकि कोई भी वस्तु एक ही समय में एक वस्तु से, यानी कि एक वस्तु के सापेक्ष में विराम में होते हैं। जबकि उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें तो दो कार एक ही दिशा में समान वेग से चल रही है, तब वे एक दूसरे के क्या होंगे, एक दूसरे के सापेक्ष में विराम में होंगे। परंतु पेड़ पौधों की बात करें तो पेड़ पौधे या सड़क पर चल रहे व्यक्ति की बात करें तो ये कैसे होंगे, व्यक्तियों के सापेक्ष में कार्य कैसे होंगे, गति में होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद में वस्तुओं के गति के प्रकारों को हम यहाँ पे समझते हैं। सो सामान्यतः वस्तु की गति को 3 प्रकार से बांटा गया है। कौन कौन से, तो आपको याद रखना, एक है सरल और एक है वृत्ति, है ना, सरल, वृत्ति और एक दोलन। इन तीनों को हम यहाँ पे पूरी डिटेल से समझेंगे। ठीक है, तो सरल क्या होता है साथियों, सरल रेखी तथा स्थानांतरित गति, यानी कि जब कोई कण एक सरल रेखा में गमन करती है ना, जब कोई कण एक सरल रेखा में गमन करती है तो उसकी गति सरल रेखी गति कहलाती है। ठीक है, जब एक वस्तु एक सीधी रेखा में गतिमान होती है तो उसकी गति जो है स्थानांतरित, यानी कि उसकी जो गति है स्थानांतरीय गति कहलाती है। ठीक है, या सरल रेखी गति कहलाती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसी में हम नेक्स्ट देखते हैं वृत्तीय गति या घूर्णन गति क्या होती है। तो जब कोई कण किसी वृत्ताकार मार्ग पर क्या करती है, गमन करती है या गति करती है तो उसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है ना। जब कोई वस्तु किसी स्थिर अक्ष के परितः इस प्रकार गति करती है कि पिंड का प्रत्येक कण वृत्तीय पथ पर, है ना, वृत्तीय पथ पर चलती है, तो समस्त वृत्तीय पथों का जो केंद्र होता है, समस्त वृत्तीय पथों का केंद्र उसके अक्ष पर होता है और वस्तु की गति घूर्णन गति कहलाती है। ठीक है, इसको मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि जब कोई कण किसी वृत्तीय मार्ग पर गति करती है तो उसकी गति कैसे कहलाती है, वृत्तीय गति कहलाती है। और जब कोई वस्तु किसी स्थिर अक्ष के परितः इस प्रकार गति करती है कि पिंड का प्रत्येक कण जो है वृत्तीय पथ पर चलता है एवं समस्त वृत्तीय पथों का जो केंद्र होता है उसके अक्ष पर होता है। ठीक है, तो वस्तु की स्थिति घूर्णन गति कहलाती है। ठीक है, अथवा आप कह सकते हो साथियों कि जब कोई वस्तु या कोई कण एक निश्चित अक्ष के परितः एक वृत्तीय पथ पर गति करती है तो उसे गति, यानी कि उसकी गति कैसे कहलाती है, घूर्णन गति कहलाती है। ठीक है, इसी में हम देखते हैं दोलन। तो दोलन क्या होता है, दोलन या फिर काल्पनिक क्या होता है, तो वह गति जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु से इधर उधर गति करती है ना। दोलन कैसे इधर उधर गति करती है। ठीक है, कैसे इधर उधर गति करती है ना, इधर उधर गति करती है तो उसकी गति कैसे कहलाती है, काल्पनिक गति या फिर दोलन गति कहलाती है। और दोलन करने वाली वस्तु का इसके मध्य स्थिति के किसी भी और अधिकतम विस्थापन वस्तु का आयाम कहलाता है। ठीक है, दोलन गति में यदि आयाम जो है बहुत कम है तो उसकी गति कैसे होंगी, काल्पनिक कहलाती है। उदाहरण के लिए घड़ी के लोलक की गति। ठीक है, इसको मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ। दोलनी गति क्या होती है कि यदि जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु से इधर उधर गति करती है तो उसकी गति कैसे होती है, क्या कहलाएगी, काल्पनिक या फिर दोलन गति कहलाती है। और दोलन करने वाली वस्तु का इसके मध्य स्थिति के किसी भी और अधिकतम विस्थापन वस्तु का आयाम कहलाता है। और दोलन गति में यदि आयाम बहुत कम है तो उसकी गति कैसी होगी, काल्पनिक गति कहलाती है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और गति संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो मूलभूत जो पद है उनको भी यहाँ पे हम कवर करने वाले साथियों। गति संबंधित कुछ निम्नलिखित यहाँ पे तथ्य है, उनको यहाँ पे देखते हैं। सो पहला है निर्देश, यहाँ पे दिया गया है बिंदु। ठीक है, सो यदि किसी वस्तु की स्थिति है ना, यदि किसी वस्तु की स्थिति एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष में बदलती है तो उस बिंदु को निर्देश बिंदु कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसी में हम देखते हैं साथियों स्थिति। ठीक है, क्योंकि
हम पढ़ रहे हैं गति एवं बल, सो हमें स्थिति को भी समझना बहुत ही ज़रूरी है साथियों। यदि किसी निर्देश है ना, यदि किसी निर्देश तंत्र में किसी कण की, यदि किसी निर्देश तंत्र में किसी कण की मूल बिंदु के, है ना, मूल बिंदु से दूरी उसकी स्थिति को प्रदर्शित करती है तथा मूल बिंदु से कण एवं कण की दिशा में खींची गई रेखा जो है कण की स्थिति क्या कहलाएगी यहाँ पे सदिश कहलाती है। ठीक है, इसको मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि यदि किसी निर्देश तंत्र में किसी कण की मूल बिंदु से दूरी उसकी स्थिति को प्रदर्शित करती है तथा मूल बिंदु के एक कण यानी कि तथा कम से कम, यहाँ पे कण क्या होना चाहिए, कण की दिशा में क्या हो रही है, यहाँ पे दिशा में खींची जा रही है ना, खींची गई है, तो कण की स्थिति सदिश कहलाती है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे साथियों दूरी। तो दूरी क्या होता है, किसी गतिमान वस्तु या फिर किसी गतिमान वस्तु द्वारा किसी मार्ग पर चली गई कुल दूरी को वस्तु द्वारा चली गई दूरी को दूरी कहा जाता है। ठीक है, यदि यह कैसे होता है, यह एक अदिश राशि है और इसका मात्रक होता है मीटर। ठीक है, सो इसको मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि दूरी क्या होती है, किसी गतिमान कण या फिर वस्तु द्वारा मार्ग पर चली गई दूरी, है ना, मार्ग पर चली गई दूरी या फिर लंबाई को वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहते हैं। ठीक है, और यह कैसी होती है, एक अदिश राशि होती है और इसका मात्रक होता है मीटर। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। जैसे स्वचालित वाहनों में लगभग एक यंत्र जो कि उसके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है, जैसे क्या कहलाता है, ओडोमीटर कहलाता है। ठीक है, और पथ की लंबाई किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को लंबाई कहा जाता है, पथ की लंबाई कहा जाता है। ठीक है, यहीं पे हम देखेंगे विस्थापन क्या होता है, जब कोई वस्तु एक स्थिति से दूसरी स्थिति तक गति करती है तो वस्तु की गति की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को उस वस्तु का विस्थापन कहा जाता है। ठीक है, यह एक सदिश राशि होती है तथा इसका मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। सो विस्थापन क्या है, सो जब कोई वस्तु एक स्थिति से दूसरे स्थिति तक गति करती है तो उस वस्तु की गति की प्रारंभिक तथा अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को उस वस्तु का विस्थापन कहा जाता है और यह एक ऐसी है, एक सदिश राशि होती है और इसका मात्रक होता है मीटर। ठीक है, सो गति कैसी है, यहाँ पे विस्थापन गति यानी कि गतिमान वस्तु का विस्थापन कैसे होता है, शून्य नहीं होता है। ठीक है, इसका जो गतिमान वस्तु का जो विस्थापन होता है कभी भी शून्य नहीं हो सकता है। विस्थापन का मान क्या होता है, धनात्मक ऋणात्मक एवं शून्य भी हो सकता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, यहीं पे गतिमान वस्तु का विस्थापन एवं तय की गई दूरी से कभी भी अधिकतम नहीं होता है। इस पॉइंट को मैं पुनः फिर से रिपीट करता हूँ कि गतिमान वस्तु का विस्थापन जो है तय की गई दूरी के, है ना, क्या है, तय की गई दूरी से कभी कम यानी कि कभी भी अधिक नहीं होता है, कम नहीं अधिक नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अतः विस्थापन कैसे होता है, विस्थापन से दूरी अधिक ही होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ पे देखेंगे चाल क्या होते हैं, कि किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं और यह एक अदिश राशि होती है तथा इसका मात्रक होता है चाल बराबर से क्या होता है, चाल बराबर से चली गई दूरी बटा लिया गया समय, है ना, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में एक गतिमान वस्तु की चाल सदैव कैसी होती है, धनात्मक होती है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है और यह कभी भी ऋणात्मक या शून्य नहीं हो सकती है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पे हम चर्चा करते हैं चाल के प्रकार कितने हैं। सो चाल के प्रकार मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं।
कौन कौन से, एक समान चाल या स्थिर चाल, नेक्स्ट अगला है असमान चाल या स्थिर चाल या फिर औसत चाल। सो एक एक को हम यहाँ पे देखते हैं। सो एक समान चाल क्या होती है, एक समान चाल या स्थिर चाल क्या होती है, जब कोई वस्तु एक समान समय अंतराल में समय अंतराल समान यानी कि समान दूरी तय करती है। मतलब जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उस वस्तु का एक समान चाल या स्थिर नहीं अस्थिर चाल कहलाती है। ठीक है, इसी के बाद में असमान चाल या फिर अस्थिर चाल क्या होती है, जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो उसकी चाल असमान चाल या अस्थिर चाल कहलाती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। औसत चाल क्या होती है, तो किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी है ना, तथा दूरी तय करने में लगा कुल समय है ना, कुल समय का अनुपात को क्या कहा जाता है, वस्तु की औसत चाल कहा जाता है। इसका मात्रक मीटर सेकंड तथा इसकी जो विमाएँ होती है क्या होती है, इसकी विमाएँ भी आपको याद रखना है, इससे भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। ठीक है, सो इसका विमाएँ है m का पावर 0 l t -1। ठीक है, ये इसका क्या है, विमाई सूत्र है। ठीक है, सो औसत चाल बराबर से क्या होता है, औसत चाल बराबर से आपको याद रखना है तय की गई कुल दूरी बटा लिया गया समय ही क्या कहलाता है, औसत चाल कहलाता है। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ पे आप देख पा होंगे कि जब कोई वस्तु भिन्न भिन्न अवस्था में यानी कि S1 S2 S3 दूरी तय करता है, सो यहाँ पे अलग अलग समय पे होगा, जैसे T1 T2 T3 समय अंतराल में तय करती है। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे वेग क्या होता है। सो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय किया गया विस्थापन वस्तु का वेग कहलाता है। वेग बराबर से होता है विस्थापन बटा समय, ये भी आपको याद रखना है। क्या होता है, वेग बराबर से विस्थापन बटा समय। ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ पे देखेंगे सदिश यह एक ऐसी होती है साथियों, जो वेग जो होता है यह एक सदिश राशि है तथा इसका मात्रक होता है मीटर सेकंड, ये भी आपको याद रखना है। यदि वस्तु का वेग जो है परिवर्तन कर दिया जाए तब वस्तु की चाल एवं गति की दिशा अथवा दोनों कैसे होते हैं, बदल सकती है। यदि वस्तु का वेग धनात्मक है तो वस्तु मूल बिंदु से दाईं ओर अधिक यानी कि दाईं ओर गति करेगी। ठीक है, और यदि वस्तु का वेग जो है ऋणात्मक है तो वस्तु मूलतः बिंदु के बाईं ओर गति करती है। ठीक है, यदि किसी वस्तु के लिए समय अंतराल जो है क्या होता है, समय अंतराल जो है वेग से क्या होता है, बड़ा चाल होता है। ठीक है, अर्थात किसी वस्तु के वेग का परिणाम सदैव उसकी चाल के बराबर या उससे कम होता है, ये आपको याद रखना है। अब हम यहाँ पे देखेंगे साथियों वेग के प्रकार। सो वेग के सामान्यतः 4 प्रकार हम पढ़ते हैं, और कौन कौन सा, सो एक समान वेग या फिर अचर वेग। ठीक है, तो अचर ये क्या होता है साथियों, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी विस्थापित होती है। इसमें क्या होता है कि यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी विस्थापित करती है तो वस्तु का वेग जो है एक समान वेग कहलाता है, एक समान वेग या अचर वेग कहलाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और असमान चाल या अस्थिर वेग क्या होता है, तो जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी विस्थापित होती है, इसमें समान दूरी विस्थापित होती है तो वस्तु का वेग असमान यानी कि वस्तु का वेग कैसा होगा यहाँ पे, असमान या फिर अस्थिर वेग कहलाता है। ठीक है, इसी में हम औसत वेग की बात करें तो औसत वेग क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल विस्थापन तथा वस्तु द्वारा लिया गया कुल समय के अनुपात को वस्तु का औसत वेग कहा जाता है। ठीक है, सो औसत वेग बराबर से आपको याद रखना है कुल विस्थापन बटा कुल समय होता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला हम यहाँ पे देखते हैं कि यदि वस्तु का वेग अगर निश्चित दिशा में एक समान दर से परिवर्तित हो रहा है ना, यदि किसी वस्तु का जो वेग है निश्चित दिशा में एक समान दर से
परिवर्तित हो रहा है तो त्वरण क्या होगा इसमें, किसी गतिशील वस्तु के वेग है ना, किसी गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। इसे अल्फा के द्वारा है ना, इसे अल्फा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तथा यह एक कैसी होती है, सदिश राशि होती है तथा इसका मात्रक होता है सेकंड। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आपको त्वरण का याद रखना है साथियों कि किसी गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण कहा जाता है। इसे अल्फा यानी कि अल्फा के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, औसत जो वेग है, औसत वेग में आपको बस इतना ही याद रखना है साथियों कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल विस्थापन तथा वस्तु द्वारा कुल यानी कि वस्तु द्वारा लिया गया कुल समय के अनुपात को क्या कहा जाता है, वस्तु का औसत वेग कहा जाता है। उसके बाद में आपको यहाँ पे ज़्यादा कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पे याद रखना है औसत वेग क्या होता है। आपको याद रखना है कि कुल विस्थापन बटा कुल लिया गया समय। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला हम यहाँ पे देखेंगे त्वरण। त्वरण मैंने आप लोगों को बता दिया, त्वरण का मतलब क्या होता है साथियों, किसी गतिमान वस्तु यानी किसी गतिशील वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण कहा जाता है और इसे किससे दर्शाया जाता है, अल्फा के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, और इसके बाद में यह कैसी है, एक सदिश राशि होती है ना, यह सदिश राशि और इसका मात्रक होता है मीटर है ना, मीटर सेकंड, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में यदि किसी वस्तु का समय अंतराल जो है, यदि किसी वस्तु का त्वरण बराबर से क्या होता है, वेग परिवर्तन बट्टा समय अंतराल है ना, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ पे देखेंगे बल या फोर्स क्या होती है। बल के बारे में हम यहाँ पे कल समझेंगे साथियों, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। हम कल पढ़ेंगे बल। मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक मैंने जितने भी जो पॉइंट है आप लोगों को यहाँ पे समझाने का प्रयास किया वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, मैं ऐसा आशा करता हूँ। और नेक्स्ट अगले क्लास में हम पढ़ेंगे साथियों यहाँ पे अगला जो है बल से हम पूरा जो निचोड़ है यहाँ पे साइंस का वो यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह क्लास आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।